आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ कुछ अहम बातें करने के लिए, कुछ मुद्दों से आपको आगाह करवाने के लिए। किसी ने खूब कहा है कि लोगों के खुद के ज़मीर है बिके हुए, लोगों के खुद के ज़मीर है बिके हुए, वो चले हैं मेरे किरदार पर उंगलियां उठाने। समझा? नहीं समझा है तो मैं दोबारा आपके लिए कहना चाहता हूं, लोगों के खुद के ज़मीर है बिके हुए, वो चले हैं मेरे किरदार पर उंगलियां उठाने के लिए। दोस्तों, एक बड़ा भव्य मोर्चा निकाला जा रहा है इम्तियाज जलील के विरोध में। विरोध इसलिए कि इम्तियाज जलील जातिवादी है। इसलिए इम्तियाज जलील का विरोध करने के लिए कुछ संगठन, कुछ लोग इकट्ठा हुए और वो लोग ये मोर्चा निकाल रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं उन्हें। जब कोई मुझे जातिवादी कहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे गाली दे रहा है करके, क्योंकि इम्तियाज जलील 24 साल पत्रकारिता किया, 10 साल राजनीति में रहा, 5 साल इसी शहर का आमदार रहा, 5 साल इसी जिले का खासदार रहा। कोई मुझे ये नहीं कह सकता है कि इतने सालों के अंदर मैंने कभी भी किसी जाति, धर्म और मजहब के हिसाब से कोई काम किया है, मैंने कभी किसी जाति के विरोध में काम किया है या किसी जाति के खिलाफ मैंने कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया है। मैं अचानक जातिवादी कैसे हो गया है, क्या कहानी है इसके पीछे, अगर आप समझना चाहेंगे तो आप, अभी तक तो खैर पूरा शहर क्या पूरा महाराष्ट्र समझ चुका है कि इम्तियाज जलील को अचानक जातिवादी कैसा बना दिया गया है। मकसद यह है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। दरअसल ये जो संगठन, ये लोग जो मोर्चा निकाल रहे हैं, ये कौन लोग हैं इनके बारे में बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन मेरे जिले के पालक मंत्री है आदरणीय संजय सिरसाट साहब, मेरे अच्छे मित्र है। लेकिन उनके कुछ ऐसे कारनामों को मैंने उजागर किया कि जिसके अंदर करोड़ों रुपये की जमीनें अपने नाम के ऊपर करवाना, इलीगल तरीके से जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है उसको अपने बच्चों के नाम के ऊपर कर देना, फिर बड़ी बड़ी होटलें बनवाना, सिर्फ यहीं पे नहीं बाहर भी होटलें बनवाना। तो ये सब उनका मैंने पूरा डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ निकाला, पूरे सबूत मीडिया के सामने दिया। मंत्री जी तो मतलब ये है कि दुनिया के हर मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले मंत्री पिछले 20-25 दिनों से कहा कि नहीं, मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूंगा, और कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट इतने साफ है, इतने क्लियर है कि उनके पास कोई जगह नहीं है कि मैं बताऊं तो क्या बताऊं करके। तो पहले मुझ पर कुछ संगठनों को छोड़ा गया कि साहब, मैंने एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक शब्द जो उनके खुद के संजय सिरसाट साहब के बच्चों के नाम के ऊपर, जो एससी समाज की जमीन, जो सरकारी जमीन है, जो कलेक्टर की इजाजत के बगैर ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन मंत्री जी है, पालक मंत्री है, बड़े है, सत्ता है, हुकूमत है उनकी, तो उन्होंने वो जमीन अपने बच्चों के नाम के ऊपर ट्रांसफर कर दी। मैंने जब डॉक्यूमेंट निकाला, वो डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ था वो शब्द कि इसलिए है, तो इस शब्द की वजह से या इस जाति की वजह से ये जमीन उन्हें दी गई है करके। अब मेरा कसूर, मुझे गुनाहगार इस तरीके से बना दिया गया कि मैंने वो शब्द बोला कैसा। मैंने बोला नहीं, मैंने पढ़ा जो डॉक्यूमेंट संजय सिरसाट साहब की प्रॉपर्टी के अंदर है। अब मैं भी मानता हूं कि ये शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहुत सारे फैसले भी आए हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? महाराष्ट्र सरकार की है, क्योंकि जब केंद्र सरकार से आदेश आता है तो चीफ सेक्रेटरी के पास ये आदेश आता है कि अब इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए करके। लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसके ऊपर नजर नहीं डाली, और नीचे जितने भी कलेक्टर्स है वो लगातार उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा कसूर, मेरा गुनाह सिर्फ ये था कि मैंने उस दस्तावेज, उस कागज को पढ़ने का मैंने गुनाह किया, जुर्म किया, इतना बड़ा जुर्म किया कि अब एक संगठन कहता है कि मुझे फांसी पे लटका देना चाहिए करके। ये लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस स्टेशन के सामने गए, इम्तियाज जलील मुर्दाबाद के नारे लगाए, फिर पुलिस के ऊपर दबाव डाला गया। मंत्री जी खुद कई सारे पुलिस स्टेशन के अंदर फोन किए और उन्होंने कहा कि मतलब अभी का अभी इम्तियाज जलील के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना। पुलिस भी क्या करती है, सत्ता के बड़े सरदार का हुक्म आया
तो पुलिस ने सोची नहीं कि हम जिस वर्दी के अंदर है हम अपने नियमों के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन मालिक का हुक्म आया तो पुलिस वालों ने भी कहा कि चलिए एफआईआर रजिस्टर कर देते हैं करके, तो एफआईआर रजिस्टर कर दी गई। अब एफआईआर हो गई है। अब एफआईआर होने के बाद जो भी पुलिस की प्रक्रिया होती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होना है वो होना है इसमें। लेकिन नहीं, ये कुछ संगठन, ये कुछ लोग, मैं संगठन भी नहीं कहूंगा, चंद लोग हैं जो अपने आप को दलित समाज के बहुत बड़े नेता मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम दलितों का बहुत बड़ा उद्धार करने वाले लोग हैं और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। इम्तियाज जलील कभी भी किसी जाति, धर्म और मजहब की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता है, ये आप अपने जहन में डाल दीजिएगा। मोर्चा अगर मेरे खिलाफ है तो एक मेमोरेंडम कम से कम कलेक्टर को दे देना था, एक मेमोरेंडम कम से कम डिविजनल कमिश्नर को दे देना था कि साहब ये शब्द जो है इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो आप ये शब्द है तो निकाल दीजिएगा करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इम्तियाज जलील को निशाना बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि इम्तियाज जलील ने जो मुद्दा उठाया है, मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार का है, करोड़ों रुपये का मामला है। अब उसको किसी तरह से डाइवर्ट करना। तो मंत्री जी ने क्या कहा, ये तो बेकार पड़े ही रहते हैं, तो इनको सबको बुलाया और इनके हवाले असाइनमेंट दे दिया, काम दे दिया कि भैया काम पे लग जाओ, तुम्हारा हर हिसाब से मैं ख्याल रखूंगा। अब ऐसा ख्याल रख रहे हैं कि ये लोग धना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी आलीशान होटल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, वहां पर चिकन बिरयानी और चिकन खोरमा खिलाया गया पत्रकारों को, यूट्यूब वालों को एक पैकेट भी दी गई है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन इस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। देखिए, दलित चळवळ, दलित मूवमेंट जो है इसका एक इतिहास रहा है और बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों के ऊपर ये दलित मूवमेंट ने बहुत अच्छा काम अपने समाज के लिए किया है और आज भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे दलित समाज के लीडर्स हैं जिन्हें सही मानों में अंदर से तकलीफ होती है जब उनके समाज के ऊपर कुछ नाइंसाफी होती है, कुछ गलत होता है, तब ये पूरे एक साथ मिलकर आते हैं, लड़ते हैं। लेकिन जब इसी के अंदर, इसी मूवमेंट के अंदर कुछ गलत लोग शामिल हो जाते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है कि आप पैसे की खातिर अपने इस पूरे मूवमेंट को किस तरीके से कमजोर कर देते हैं। सारा शहर नहीं, सारा महाराष्ट्र जानता है ये मोर्चा किस लिए निकाला जा रहा है, कौन इसके पीछे है। वरना ये बताइए, ये मूवमेंट का जो नेतृत्व करने वाले, अपने आप को दलितों के बहुत बड़े नेता कहने वाले लोग हैं, इतना पैसा आ कहां से रहा है कि जो शहर के बड़े बड़े होर्डिंग्स के ऊपर इम्तियाज जलील का नाम लिखा गया है, पूरे शहर के अंदर पूरे होर्डिंग्स लगाए गए हैं कि 23 तारीख को आना है, हमारी भावना को ठेस पहुंचा है करके। ऐसा कुछ नहीं है। ये असल में मुद्दे को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि मुद्दा मंत्री जी का है तो उस मुद्दे को कैसा डाइवर्ट करना। और सिर्फ शहर के अंदर होर्डिंग्स नहीं लगे हुए हैं साहब, किसी बड़े अखबार के अंदर अगर अपने को छोटा सा ऐड देना होता है, एक क्वार्टर पेज का ऐड देना होता है, तो उसकी भी लाखों रुपये कीमत होती है। लेकिन आज जब नींद खुली तो सुबह सुबह जितने अखबार खोल के देखे तो फुल पेज ऐड है। ये है वो फुल पेज एडवर्टाइजमेंट। कौन सा पेपर है? तो ये दिव्य मराठी के अंदर ये फुल पेज एडवर्टाइजमेंट। ये हजारों में नहीं, ये लाखों के अंदर आता है। लाखों रुपये खर्च करने के बाद ये एडवर्टाइजमेंट यहां पर दिया गया है, जिसके ऊपर लिखा है जातिवादी इम्तियाज जलीलच्या विरोधात हल्ला बोल। को ये बताएं किस तरीके से आप कह रहे हैं कि मैं जातिवादी हूं करके। और इसके ऊपर जिस बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है, एक बात मैं ये बता दूं कि लोकसभा के अंदर अगर पूरे सांसदों के बीच में, पूरे देश के सांसदों के बीच में अगर किसी ने खड़े रहकर ये बात कही थी कि इस देश के अंदर सबसे महान अगर कोई शख्स पैदा हुआ है तो वो महात्मा गांधी नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये बात बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कही। ये बात जातिवादी इम्तियाज जलील ने असेंबली में भी कही है और पार्लियामेंट के अंदर भी कही है। आज उसी को ही जातिवादी बताया जा रहा है। इसी तरह के एडवर्टाइजमेंट्स आज लोकमत के अंदर है, लोकमत टाइम्स में है, लोकमत समाचार में है, पुण्य नगरी में है, पुढ़ारी के अंदर है। हद तो ये हो गई है कि 2 उर्दू अखबार है, दोनों उर्दू अखबार के अंदर भी फ्रंट पेज के ऊपर पूरा फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दिया गया है
कि मोर्चे में आ जाओ, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा है करके। दोस्तों, ये जो मोर्चे का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको ये बात बता देना चाहता हूं, मैं अगर महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री की पोल ऐसे खोल सकता हूं, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि आपके मोर्चे से मैं डर जाऊंगा, घबरा जाऊंगा, मैं दब जाऊंगा, मैं खामोश हो जाऊंगा। बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं आप उसमें। आपके मोर्चे ने मुझे और ऊर्जा दी है और ताकत दी है। और अब मेरा अगला जो भ्रष्टाचार का जो मामला सामने आने वाला है, शायद आप चौंक जाएंगे। यकीन मानिएगा, इतने सबूत इकट्ठा किया हूं, इतने सबूत इकट्ठा किया हूं। रमाई अंबेडकर कौन थी, जानते हैं आप? रमाई घरकुल योजना, जो गरीब बुद्धिस्ट समाज के लोगों के लिए, गरीबों के लिए घर बनाने की एक स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। कि ये घरकुल की स्कीम अचानक क्यों गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है? क्या कभी आपने सोचा है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये वही मंडली है, ये वही लोग हैं जो आज अपने एक मंत्री को बचाने के लिए आगे आए हैं। ये अलग बात है कि इनके अपने अपने फाइलें अटके पड़े हुए हैं, इसलिए भी ये लगे हुए हैं कि साहब मंत्री जी को खुश करेंगे तो 7 करोड़ की फाइल के ऊपर अपनी सिग्नेचर हो जाएगी करके उसमें। लेकिन रमाई घरकुल के बारे में आपको ये बता दूं, 30 करोड़ रुपए का फंड महानगर पालिका के अंदर आया हुआ है। 30 करोड़ रुपए। कितने हजारों ऐसे बुद्धिस्ट समाज के, गरीब एससी समाज के जो लोग हैं, उनके घर का सपना इससे पूरा हो सकता है। लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने बोगस फाइल्स तैयार किए हैं, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स तैयार करके ये किए हैं। अब आप मेरी तरफ से एक बात सुन लीजिएगा, अगर मैं संजय सिरसाट के खिलाफ इतनी ताकत के साथ जा सकता हूं, तो तुम्हारे खिलाफ कितनी ताकत से जा सकता हूं तुम शायद सपने में भी नहीं सोच सकते थे उसमें। अगर तुम किसी गरीब बुद्धिस्ट समाज के घर के पैसे तुम अपने जेब में लेंगे, रैकेट बना लिया गया है। मैं म्युनिसिपल कमिश्नर से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि साहब, अगर मैंने संजय सिरसाट के खिलाफ सीबीआई में और डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर जाके पूरे दस्तावेज देकर आया हूं, यही डॉक्यूमेंट्स रमाई अंबेडकर के मैं सीबीआई ऑफिस के अंदर जाकर पूरे सबमिट करूंगा। मैं बड़ी बड़ी इंक्वायरी इसके ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि ये गरीब बुद्धिस्ट समाज के घर है करके 2.5 लाख रुपए मिलता है। मालूम है क्या करते हैं? लोगों से कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स दे दो, हम तुम्हारा घरकुल करवा के लेकर आएंगे। 2.5 लाख रुपये में से 1 लाख रुपया अपने जेब में रख लेते हैं। कुछ तो ऐसे है कि 1.5 लाख अपने जेब में रख लेते हैं और 1 लाख रुपये बेचारे वो लोगों को देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है, करोड़ों का मामला है। और यकीन मानिए, अगर इम्तियाज जलील अगर इसके पीछे पूरी ताकत के साथ पड़ा, तो मैं आपको वादा करता हूं, आज मेरी जबान आप याद रख लीजिएगा कि आपको मैं जेल के पीछे भिजवा के रखूंगा। मैं अगर गरीब बुद्धिस्ट लोगों के जमीनों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर तुम नजर डाले हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि हम समाज के बहुत बड़े लीडर हैं और हमारे को हमारे माई बाप का संरक्षण हासिल है, वो हमारे सर के ऊपर हाथ रखा है। अरे तुम्हारे माई बाप को मैंने नहीं गिना हूं तो तुम्हारे को क्या? तो तैयार रहना। ये संजय सिरसाट का मामला तो मैंने देख के आ गया हूं, अब वो इंक्वायरी जैसी भी होना है वो करेंगे। किसी ने मुझे बताया कि 1,000 रुपये के हिसाब से लिया गया है मंत्री जी से कि साहब ज्यादा लोगों को लाना है, लोग आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि इस मुद्दे के अंदर कोई जान नहीं है और हम आपको बचाने के लिए आ रहे हैं। तो कुछ जो लीडर्स है जिनके खुद के किरदार कैसे है, जिनके खुद के जिस्म के ऊपर कितने छींटे हैं बेईमानी के, वो आज जातिवाद का ठपका मुझ पर लगाकर ये मोर्चा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरी पूरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, लेकिन बहुत जल्द आपको उसकी पूरी पोल भी खोलूंगा। जो जो लोग उस होटल के अंदर बैठ के मीडिया के सामने कह रहे थे कि हमारी भावनाओं के तुम्हारी ठेस कब पहुंचनी चाहिए, जब कलेक्टर ऑफिस के सामने एससी समाज के गरीब लोग पिछले 2 महीने से बारिश में धूप में बैठे हुए हैं, इनमें से एक भी नेता नहीं है जो वहां पर जाकर 10 मिनट उनको ये कह सके कि हम तुम्हारे साथ है करके। 2 महीने हो गए हैं जब वो वहां पर बैठे हैं, तो आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा है। आपकी भावनाओं को सिर्फ इम्तियाज जलील से ठेस पहुंचता है, सरकार से नहीं पहुंचता है। आज मुकुंदवाड़ी के अंदर गए थे कोई, अपने आप को कृति समिति बताने वालों,
आप मोर्चे की जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने दलित समाज के, बुद्धिस्ट समाज के, मुसलमान, हिंदू भाई हमारे, उनके घरों को बेघर किया गया है पूरा गैर कानूनी तरीके से, गुंडागिरी करके, कि एक नेता ने, जिनके तलवे आप चाट रहे हैं, वो नेता फोन करके कहता है कि पूरे के पूरे गिरा दो लोग घर, और प्रशासन, पुलिस पूरी हरकत में आके पूरे गिरा देते हैं। तब आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता है। कभी विद्यापीठ गए हैं आप? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ, जिस विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम दिया गया है, वहां पर जाकर कभी देखे हैं कि हमारे ऐसी समाज के बच्चों को शिष्यवृत्ति, स्कॉलरशिप बराबर से मिल रही है या नहीं मिल रही है करके? कैसे वो लोग फीस भरने के लिए सरकार उनके पैसों को रोक दे रही है, स्कॉलरशिप्स नहीं दे रही है। तब आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि रमाई घरकुल योजना के अंदर कितने लाख या कितने करोड़ में बना सकता हूं। म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, आप भी तकलीफ में आ जाएंगे अगर एक एक फाइल की छानबीन करके अगर ये नहीं दिया गया, क्योंकि मैं इतना दबाव डालने के बाद भी अगर मैं नहीं पीछे हटा, तो आप ये समझ लीजिएगा कि इम्तियाज जलील की फितरत में झुकना, डरना, बिकना लिखा नहीं है। आपने मुझ पर एट्रोसिटी का केस दाखिल कर दिया है, मैं लड़ूंगा, लेकिन अब क्या है कि ये चाह रहे हैं कि इम्तियाज जलील को फांसी पे लटका दिया जाए करके। आप समझ लें, कानून है, कानून अपना प्रोसीजर, आपने तो अपना काम कर लिया है, एफआईआर रजिस्टर करवा दिए है। अब जो भी फेस करना है अदालत के अंदर हम फेस करेंगे उसमें। दूसरा ये है कि जब ये भी मामला हो गया कि साहब एट्रोसिटी भी हो गई है, हम मोर्चा भी निकाल रहे हैं, इम्तियाज जलील के ऊपर नए नए आरोप, शहर के अंदर इनके 22 लोग घूम रहे थे कलेक्टर ऑफिस में, इम्तियाज जलील का कुछ मिलता है? वक्फ बोर्ड में जाके इम्तियाज जलील के बारे में कुछ मिलता है? ये गाड़ी किसकी है, ये घर किसका है करके जब कोई नहीं मिले, तो एक साहब रहते हैं, हर 5 साल के बाद आते हैं, इलेक्शन के वक्त में उनकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालो, जितना पेट्रोल डालते हैं वो जोर जोर से चीख के चिल्ला के बोलते हैं, कौम और मिल्लत का वास्ता देकर ये बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। पेट्रोल खत्म तो फिर वो खामोश। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी वजह से ना जाने कितने लोगों के घर चल रहे हैं अभी, मेरी वजह से इनका चूल्हा जलने वाला है कुछ दिनों तक इसमें। तो आपको मुबारक साहब, आपका भी हिसाब लिया जाएगा। आप बिल्कुल ये फिक्र मत करिएगा कि आप आएंगे, कुछ यूट्यूब वालों को बुलाएंगे, मीडिया वालों को बुलाकर धीरे से पैकेट उनके हाथ में थमा डालेंगे, इसमें हिसाब तो आपका भी लिया जाएगा। और हाँ, मेरे बारे में जितना भी है, मैंने जैसा आपके जितने आका है ना, आपके आका के बारे में मैं जाके तो डायरेक्टर जनरल, एंटी करप्शन ब्यूरो, सीबीआई हेडक्वार्टर, वहां पे जाके सब दे दिया हूं। तो आप ये मीडिया वालों के सामने क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? क्यों चीख के ये कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील ऐसा है, इम्तियाज? आप भी डॉक्यूमेंट जमा करिए और ऐसा करिए कि आप आका के पास जाइए, 5,500-6 हज़ार रुपए का प्लेन का टिकट मिलता है, उनको बोलिए साहब प्लेन का टिकट जरा मेरे को दे दीजिएगा। T2 के ऊपर फ्लाइट जाती है, वहां पे उतरिएगा, वहां से तो टैक्सी ले लीजिएगा। बीकेसी के अंदर सीबीआई का ऑफिस है, बीकेसी में जाइए, वहां पे सीबीआई ऑफिस, अच्छा हुलिया बना के जाइए, वरना आपको बोलेंगे ये कौन आया है, अंदर आने देंगे नहीं देंगे पता नहीं है। अच्छा थोड़ा सा अच्छे तहजीब से जाइएगा उसमें, क्योंकि वहां पे ऐसा वैसा नहीं चलता है उसके अंदर। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाके वहां पे दीजिएगा, या नहीं तो आपके पास एंटी करप्शन ब्यूरो है, एंटी करप्शन ब्यूरो का ऑफिस जो है वो वर्ली के अंदर है, हाँ वहां पे जाइए। हाँ, टैक्सी के अगर पैसे लगेंगे, मंत्री जी नहीं दे रहे होंगे, मैं दे दूंगा, जाइए। मीडिया के सामने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। सही मानों में अगर काम करने का है तो सही तरीके से काम करिएगा। अगर इम्तियाज जलील को फंसाने का तय ही कर लिए है तो सही तरीके से जाइए। ये यूट्यूब वालों को बुला के क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? उसमें आधा घंटा चीख के मुझे डर लग रहा था कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए करके, ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए करके। अपने आप को आराम से संयम से रखिएगा। मैं कैसा संयम से रख रहा हूँ, चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ। अब तो ये हालत हो गई है कि मंत्री जी ने बोले है कि एट्रोसिटी हो गई है, लेकिन अब मानहानि का दावा भी करना है करके, तो उन्होंने कोर्ट के अंदर मानहानि का दावा, इम्तियाज जलील झूठा है, इम्तियाज जलील ने गलत आरोप लगाए हैं, मेरे क्लाइंट की छवि खराब हो गई है करके। ये मानहानि नहीं है, ये मानहानि नहीं कहते इसे, ये मनी हानि। मतलब
जो पैसे की हानि हुई है ना, उसमें पैसे का जो नुकसान हुआ है, मनी हानि जो हुई है, ये सारी तकलीफ उसकी। अब आप कोर्ट में है तो एक डिफेमेशन सूट भी डाल दिए थे, चलिए कोर्ट में भी लड़ लेंगे करके। लेकिन ये है, एक बात आप पूरे लोग जितने भी है, कल जो आंदोलन में भी आने वाले है, उनको यह कहना चाहता हूं, आप जोरदार भाषण करिए, इम्तियाज जलील को गालियां दीजिए, पेपर को ऐड दे दीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा, इम्तियाज जलील न डरेगा, न झुकेगा और न बिकेगा। धन्यवाद।